रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मैं खुश आमदीद कहता हूं। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, कल फैसला आया, तफसीली फैसला था 12 जुलाई का। 12 जुलाई का जो फैसला था उसको तफसील से बयान किया गया और उसके मुज़म्मिरात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो ट्विटर हैंडल जिसको अब एक्स कहा जाता है उसमें प्रॉपर तौर पर उनका एक रिएक्शन निकल कर सामने आया। सियासी जमातें हैं जो कि जिसमें मुस्लिम लीग नून की भी आप बात कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी आज एक मौक़िफ़ निकल कर सामने आया कि आईनी अदालतें होना बड़ा ज़रूरी है और ये चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इसका डिस्कस किया था ताकि जितने भी आईनी मामलात हैं वो आईनी अदालतों में सॉल्व हो सकें और हर एक को ये मौका मिल सके कि वो अपने चीफ जस्टिस का इंतखाब कर सके। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज और बड़ी एक अजीब सी बात हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, उसमें चीफ जस्टिस साहिबान या जस्टिस साहिबान जो होते हैं उनको मुंतखब करना उनका एक तरीक़ेकार होता है। हमने देखा था जनाब 18वीं तरमीम की गई थी और 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम भी की गई थी और ये सब कुछ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर के अंदर हुआ था और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और 18वीं और 19वीं तरमीम की गई थी, जिसके बाद ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास था कि कौन से मोस्ट सीनियर जजेस हैं, कौन नया चीफ जस्टिस होगा। लेकिन अब जब कल का फैसला निकल कर सामने आया उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, एक हकीकत है और उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जानी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात जो तफसीली फैसले में जिक्र किया गया वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम सही से सरंजाम नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या ऑप्शंस रह गए। आज उनका छठा इजलास हुआ और ये छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। इससे तकरीबन आप लास्ट वीक अगर बात करें तो एयाज सादिक साहब स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने भी खत लिखा था और कहा था कि आप मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला करती है तो जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये हुकूमत को पास कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और अगर इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद नहीं करती है तो फिर जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। शेख रुहेल असगर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शेख साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इस फैसले के बाद सियासी मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? व्हाट डू यू थिंक सर? मेरे अपने ख्याल में फैसले का कोई ताल्लुक नहीं सियासत के साथ। अच्छा, इसमें तो इंसाफ पे मबनी होते हैं ना जी। और अगर ये फैसला जज साहबान ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, जी अगर ये फैसला अपनी समझ और सूझ और बूझ और अकल के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक किया है तो उसको तो फिर अमल भी तो होता है ना। अमल करना तो हुकूमत का काम होता है। तो सर, आपकी जो जमात है हुकूमत में है वो इस वक्त अमल करने की पोजीशन पे नजर नहीं आ रही, ना ही मूड उनका लग रहा है अमल करने का। नहीं, वो तो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी ना, वो टकराव शुरू हो जाएगा दो अदारों के दरमियान और दोनों अदारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसले पर सर आपकी राय क्या है? मतलब सही है फैसला आपको लगता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मैं जब ये पहले फैसला आया था मैंने तब भी ये कहा था कि हमें कुछ रेस करना चाहिए इस फैसले के ऊपर अपने ख्याल के इजहार पे और वो मैंने कहा था कि ग्रेस करना चाहिए। दूसरा अब मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे जब फैसला एक आ चुका और उसके लिए मैंने जब पहले फैसला आया था मैंने ये कहा था बजाय इसके हम इस पे कोई बहस करें या इस पे अपने क्या कहते हैं उसको एक्सपर्टीज को अपनी जाहिर करें, बेहतर है कि आप रिव्यू में चले जाएं। रिव्यू तो किया हुआ है ना सर, नून लीग ने भी किया हुआ, पीपल्स पार्टी ने भी किया हुआ, लेकिन रिव्यू सर आपको पता है 75% तो रिव्यू वैसे भी इतना एंटरटेन नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई कानूनी नुक्ता अगर उठाया है तो चलो उस पर बात हो जाती है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर तो आपके पास कानूनी जवाब मौजूद है, अगर लॉजिक्स मौजूद है, अगर आपके पास कोई ऐसा कंक्रीट किस्म का कोई कानून मौजूद है, कोई उस पर आप रवैये में जाते हैं तो आपको उस रवैयन में अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान उस पहले फैसले को सस्पेंड कर देते हैं देन तो आपकी पोजीशन ठीक हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है
कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप रिव्यू में जाते हैं और आपको वहां से ये जवाब नहीं मिलता, तो फिर आपके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता बजाय इसके कि आप उसका इतलाक करें। और इतलाक हुकूमत ने नहीं करना है, इतलाक करना इलेक्शन कमीशन। जी, तो सर इलेक्शन कमीशन तो खामोश है सर, छठा इजलास हुआ, बेनतीजा खत्म। ने करना है। देखिए मैं आपको हुक्म सर। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन को ये सोचना है और समझना है, इस फैसले को देख के सामने रख के उसको ये भी सोचना है कि कल अगर ये फैसले पे अमल नहीं करते और कोई भी अफेक्टेड पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है दरखास्त लेके, तो वो जो होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो गवर्नमेंट पे नहीं लगेगा, हुकूमत पे नहीं लगेगा, वो इलेक्शन कमीशन पे लगेगा। क्योंकि डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन जो है उसमें पार्टी है, हुकूमत उसमें पार्टी नहीं है। अब मैंने सुना है कि कुछ लोग जो इलेक्ट हुए थे या इलेक्ट नहीं हुए थे, जो सिलेक्ट हुए थे रिजर्व सीट्स पे, उन्होंने भी अपने अपने तौर पे ये इसको कंटेस्ट करना शुरू कर दिया। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ऐसा केस है जिसको आप सामने रख के आने वाले वक्त में फैसला करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करती है कि ठीक है, जो रिजर्व सीट्स हैं वो आप उनको वापस कर दें, आप उनको दे दें, पीटीआई को दे दें, तो उससे क्या होगा? पीटीआई की मेजोरिटी थोड़ी हो जाएगी, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट के खिलाफ को नो कॉन्फिडेंस वोट थोड़ी आ जाएगा। ये शेख साहब, आप वैसे बड़े सीनियर सियासतदान हैं और बड़े दूरंदेश सियासतदान हैं, जीरक सियासतदान है अगर ये ज्यादा बेहतर कहा जाए। सर 2/3 अक्सरियत नहीं मिल पाएगी जो अभी 26वीं आईनी तरमीम के लिए चाहिए हुकूमत को, नून लीग को खास तौर पे। वो तो अब भी नहीं है ना, वो 2/3 मेजोरिटी तो अब भी नहीं है। जी, अब भी नहीं है। अगर मौलाना साहब नीचे नहीं उतरेंगे पहाड़ से, तब तक तो वो मेजोरिटी नहीं बनती ना। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में शायद एकदम मायने नहीं रखती। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं ये समझता हूँ कि जो असल काम है ना, मैं मेरी समझ जो पूछ के मुताबिक जो असल काम है वो है आवाम के मसाइल का हल। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपने बिजली के नर्ख कम कर दिए, बिजली के नर्ख कम कर दिए, टैरिफ कम कर दिया, लेकिन उसकी कोई मतलब खातर खा आपको उसकी असरात नजर नहीं आ रहा, मतलब रिहाई नहीं मिल सकी। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप मेरे ख्याल में जरूरी बातों में उलझे हुए हैं, आप गैर सियासी बातों में उलझे हुए हैं। और देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऑपोजिशन का काम है हुकूमत को उलझा के रखना, हुकूमत को टेंस करना, फ्रस्ट्रेट करना। वो अपने मामलात में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। आप जलसा करते हैं, आपके हाथ पांव फूट जाते हैं। भाई जलसा करने से जलसे क्यों सर, क्यों यार, जलसे पे क्यों, वजह क्या है सर? मैं ये कहता हूं कि जलसे से कोई लोगों के पेट नहीं भरेंगे, जलसों से बकायदा जलसों से वो ज्यादा एक्सपोज होंगे। क्योंकि बसाए इसके कि जलसों में आप गालियां निकालें, फॉर्म 14, फॉर्म 45, 47 और इस किस्म की बातें करने के अलावा और क्या करते हैं? यही जो जलसे पे आप खर्च कर रहे हैं, अगर वो जलसे पे खर्च करने के बजाय आप गरीबों में बांट दें तो आपकी ज्यादा मेरे ख्याल में जयजयकार होगी। बट सर ये तो खैर एक जमहूरी दौर में होता है ना, जलसे तो करते हैं, लेकिन सर आपकी जो ये सोच है ना, ये बड़ी मतलब मैं इसको बड़ा एप्रिशिएट करता हूं, लेकिन सर आपकी ये सोच इस वक्त नून लीग जो लीड कर रही है उससे बड़ा मुतसादुम है सर। वो तो कह रहे हैं हमने तो कॉन्फ्लिक्ट करना है, हर एक से फैसला आएगा हमने मानना नहीं है, हमने किसी को जलसा करने की इजाजत नहीं देनी है। ऐसा क्यों है सर? तो ये देख लें ना, कल को जब आपकी बारी आएगी आपको भी जलसा नहीं करने देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? जो आज आप कह रहे हैं तो वो खत्म तो नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा सबूत के तौर पर। पहले बातें कुछ और थी, तब था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। आप कह के भूल जाते थे, खत्म हो जाता था, उसकी रिपीटिशन नहीं हो सकती थी। अब तो भाई साहब, जो मैं अल्फाज आपके साथ आज बयान कर रहा हूँ, अगर मैं तो रहूं ना रहूं, दुनिया में रहूं ना, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे सर, मेरी दुआ है। मेरे अल्फाज तो आपके पास जमानत होंगे जी, आप कभी भी इनके अल्फाज। हमारे पास नवाज शरीफ साहब के भी अल्फाज हैं, जब वो यूसुफ रजा गिलानी साहब
को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बुलाया था और एक फैसला दे दिया था कि आप सदर जरदारी के खिलाफ सुइस हुकाम को खत लिखिए, तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे और आप मानने से इनकार करते हैं। आज क्या हो रहा है फिर? आज भी तो वही हो रहा है। सरकार, मैं यही कह रहा हूँ, सरकार मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जो आज आप करेंगे कल आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे याद है, अगर बेशक कि आपका ये मामला नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैं एक टॉक शो में बैठा हुआ था, तब तो मैं टॉक शोज में जाता था, अब तो मैं इज्जत बचाता हूँ ना। अब तो इज्जत बचा बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, थप्पड़ों की बारिश होती है, गालियों की बारिश होती है, और पता नहीं क्या कुछ होता है, गिरवान पकड़े जाते हैं, अरे नहीं सर, जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं उम्र के उस हिस्से में नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना गिरबान पकड़ने। नहीं नहीं सर, आप काबिल एहतराम है हमारे लिए और सबके लिए होने चाहिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक टॉक शो में बैठा हुआ था, बड़े मोतबर आदमी है वो, बहुत अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे एंकर है वो, उनके टॉक शो में बैठा था। पीटीआई का एक बड़ा लीडर है सियालकोट का, वो था मेरे साथ, तो मैंने उसको यही कहा था, मैंने उसको कहा था कि उतना आप कीजिए जितना कल आप बर्दाश्त कर सके, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूं आपकी अडयाला जेल से चीखों की आवाजें आएंगी इस्लामाबाद तक। अच्छा। और देखिए वही हो रहा ना, वही हुआ ना। आप अगर उस वक्त सियासी अमल करते, आप अगर सियासत को सामने रखते, आप अपनी सोच, मुस्बत सोच को सामने रखते, आप अखलाकियात को ना छोड़ते, आप तहजीब और तमीज का दामन ना छोड़ते, तो आज जो भी आपके साथ करता, मेरे ख्याल में लोग उसको नफरत की निगाह से देखते हैं। लेकिन आप देखिए आपके साथ आज हो रहा है, और इससे हमें ये सबक सीखना चाहिए कि कल जब हमारी बारी आएगी तो हमारे साथ इससे ज्यादा बदतर। सर भूल जाते हैं ना, वो वही लोग तो भूल जाते हैं हमारे साथ ही क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे इससे क्या लेना सर, नून लीग कौन चला रहा है सर इस वक्त? मतलब नवाज शरीफ साहब की सोच चल रही है, शहबाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहबा की, आपको क्या लगता है? नवाज शरीफ साहब की सोच जो है ना, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की सोच काफी मुस्बत है। वो मेरे ख्याल में तशद्दुद और मन की सियासत पे यकीन नहीं रखते, जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ। अब लंदन में रह के बदल गया तो मैं कह नहीं सकता, हालांकि वहाँ की फिजा बहुत अच्छी है, ठंडा मौसम है, वहाँ पर तो और बर्दाश्त हो जाता है। तो मैं कुछ इस बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ किसी ने मशवरा नहीं। तो चलें ये तो बताया ना कि अभी जिस तरह के मामला, माइंडसेट चल रहा है, तर्ज हुक्मरानी चल रहा है, ये किसकी अक्कासी करती है सोच की? मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब? मरीम नवाज का तो तल्लुक ही नहीं है, मरीम नवाज जो है उधर पंजाब में, बिल्कुल उनका तो इफेक्ट नहीं आता ना। लेकिन सर थिंक टैंक में तो होंगी ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना मौका मिलता हो, वक्त मिलता हो। विफाक के थिंक टैंक में वो नहीं होंगी, चाहे ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल। मैंने कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल। और मैं आपको अर्ज करूं, मैं आपको एक बात और करूं, मेरा अपना ख्याल है कि ख्वातीन में तशद्दुद का अंतर बहुत कम होता है। बहुत कम ख्वातीन ऐसी होती हैं जिनमें तशद्दुद का अंतर होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। नहीं सर, मैं मुजाहिमत की सियासत की बात कर रहा हूँ। मुजाहिमत की सियासत तो हमने देखी है ना मरीम नवाज साहब कर रहा हूँ ना, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। मुजाहिमत तो आप वही ले आएंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल बहुत कम ख्वातीन होती है, वो तो घर को बनाने वाली होती है ना। वो इस तो अभी जो सर तर्ज हुक्मरानी चल रहा है, आपको लग रहा है नून लीग अपनी हुकूमत 5 साल पूरी कर पाएगी? मेरी दुआ है जी, मैं जो दुआ रोज दुआ करता हूँ कि खुदा करे कि 5 साल पूरा करें। और हकीकत क्या लग रही है ये भी बताएं। दुआ तो आप कर रहे हैं। मैं दुआ इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि रोज आप मुतहम्मल नहीं हो सकते। अच्छा, आपका मुल्क इतने अखराजात उठाने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आम आदमी भी अपने जो इलेक्शन लड़ते हैं, सियासत करते हैं, जो इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बर्दाश्त कर सकें हर 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या 3 साल बाद आप इलेक्शन शुरू करा दें। ये तो तरीका तो नहीं है। करना नहीं यार, अच्छी करते हैं, बुरी करते हैं, बेहतर करते हैं, कर लेने दें। चलें, जो जिन निकालना निकाल लें। चलें शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू शरीक करेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन वाला मामला आगे कैसे बढ़ेगा। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लॉयर भी हैं। अजहर जावेद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं और तीनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा। वेलकम है जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अहमद उवैस साहब, अफजल खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अजहर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद उवैस साहब, सर हुजूर वाला खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? कल के फैसले के बाद सर वो जो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, खुश तो आप बहुत होंगे सर। देखिए ये जजमेंट जो है
जो कल जजमेंट आई है डिटेल सुप्रीम कोर्ट की, हुक्म सर। ये जजमेंट जो है ये संग मील है। मैं आपको बता दूं, ये इस क्रिटिकल पीरियड के अंदर, क्रिटिकल स्टेज में जहां पाकिस्तान जिस कंडीशन से गुजर रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रीअसर्ट कर रही है। अच्छा, मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ बिल्कुल एक ऐसी जगह पे उसको लाके रख दिया गया है कि यहाँ से अगर उसको जरा सा भी धक्का और दे दिया तो फिर यहाँ पे कंप्लीट रूल ऑफ लॉ विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। सही है सर। और रूल ऑफ अथॉरिटी में तब्दील हो गया तो फिर पाकिस्तान का ना ये आइन है, ना ये सुप्रीम कोर्ट है, ना ये जुडिशरी है। एक डिफरेंट अंदाज का हमारे सामने मुल्क होगा और वो होगा कि वो कंप्लीट डेविएशन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल इनहराफ होगा और वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट आजाद है अपने दायरे अख्तियार के अंदर, एग्जीक्यूटिव आजाद है अपने दायरे अख्तियार के अंदर, और जुडिशरी भी आजाद है अपने दायरे अख्तियार के अंदर। बिल्कुल, ये ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी है। बिल्कुल, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर को अगर आप मिस यूज करेंगे और ओवरराइडिंग करेंगे कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम कह जी वो जो मर्जी कर ले, पार्लियामेंट को ये कतन अख्तियार नहीं है। मैं प्रिसाइजली बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई हो, वो चाहे फुल कोर्ट बैठ के जजमेंट दे या सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान और वो चैलेंज ना हुई हो, फाइनल हो जाए वो जजमेंट, उसको पार्लियामेंट को हाथ लगाने का भी इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट ये कर सकती है कि उस जजमेंट की रोशनी में आप नई लेजिस्लेशन कर सकते हैं, नई कानून साजी कर सकते हैं, और उस कानून साजी में प्रिस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। जिस दिन वो पास होगा उस दिन से वो लागू होगी। वो उसका रिट्रोस्पेक्टिव जो है इफेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो करेंगे तो फिर आपने आइन बट सर, कतई कलामी की माफी सर, अहमद साहब एक बात बताइए ना, हमें तो अभी याद, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना सर, पिछले साल की बात है, वो पंजाब के और केपी के इलेक्शंस का फैसला भी तो आया था ना, फिर उसके बाद भी हमने देखा था कि वो उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, और उसी दौरान तौहीन पार्लियामेंट की भी एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई गई थी। तो सर, आपको लग रहा है कि अभी जो ये 12 जुलाई का फैसला है, तफसीली ऑर्डर है, हुकूमत इस मूड पे है कि इस पर इंप्लीमेंटेशन हो सके, और बेसिकली इस पर इंप्लीमेंट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? इसको इंप्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन हुकूमत ने भी किया ना। हुकूमत ने जो इनेक्टमेंट की है, आपने देखा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, जो देखिए हुकूमत ने जो एक्ट पास किया है और जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने जो लेटर लिखा है, तो तौहीन अदालत तो वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सब, बट सर इस फैसले की डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हुकूमत के पास तो नहीं है ना सर, इलेक्शन कमीशन के पास है। देखिए ना, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ से ये एक बात तो क्लियर हो गई ना। आप जरा और पीछे चले जाइए। जी सर। आप देखिएगा कि जिस वक्त 2022 के अंदर ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कि भाई वो गैर आईनी तरीके से हुकूमत ये उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को किया गया था, लिहाजा वो उन्होंने कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग की बात कर रहे हैं आप, फारिग हो जाएगी। और उसके साथ ही उन्होंने उस फैसला करने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत ने बुलाया था और कहा था कि बताओ भाई कितनी देर में इलेक्शन करा दोगे। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपीयर्ड इन द कोर्ट और मेरे आई विटनेस बीइंग एडवोकेट जनरल बैठा हुआ था। इसने कहा कि जी हम 5 से 7 महीनों में बिल्कुल इलेक्शन करवाने के काबिल हैं, हम करवा देंगे। और उसके बाद वो उन्होंने फैसला जो सुना दिया अपना। अब मैं आपको बताऊं, उसके बाद अगले महीने, अगले साल में 2023 में पंजाब की असेंबली और केपी की असेंबली डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व करने के बाद 90 दिन वाला इश्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया। सही है सर। और सुप्रीम कोर्ट में आके जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी हमारे पास तो फंडिंग नहीं है, बहुत सारी इश्यूज थे। बिल्कुल सर, हमें याद है बिल्कुल। और ये वो 7 महीनों की बात छोड़ दी उन्होंने, हम करवा ही नहीं सकते सर। और साथ ही साथ ही जब वो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन करवाने के लिए हमेशा ट्रूप्स जो हैं, फौजी दस्ते जो हैं, वो सिविल असिस्टेंस के लिए, मदद के लिए आते हैं ताकि पीसफुल इलेक्शन हो। बिल्कुल। तो वहां से एस्टेब्लिशमेंट ने आके कह दिया कि जी इंडिया से हमले का खतरा हम नहीं भेज सकते।
और इस तरह से 90 दिन के इलेक्शन को डिले किया गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो तस्लील पार्लियामेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की और इस फैसलों की और 90 दिन की जो आइन सर मैंने इस पर जरा डिटेल में बात करनी है सर। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा अहमद साहब, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूं भी फिलहाल इस फैसले पर करें, फिर हम जरा क्योंकि कौन कौन से फैसले ऐसे जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ उस पर सर मैं वापस आऊंगा। अच्छा, क्योंकि अफजल खान साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हैं, रेलेवेंट शख्सियत हैं सर। अब ये जो मामला है 12 जुलाई के तफसीली फैसले का, ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करने की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास है। ऑब्वियसली जब उस पर इंप्लीमेंटेशन होगा तो वो उसका बेनिफिशियरी भी कोई होगा, उस पर नुकसान भी किसी का होगा। सर अगर इस पर इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट नहीं करती तो फिर क्या मुज़म्मिरात हो सकते हैं? आज छठा इजलास था, बेनतीजा खत्म हो गया। क्या सोच रहे हैं इलेक्शन कमीशन इस फैसले के बाद? व्हाट डू यू थिंक सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मेरा दिल तो ये चाहता है कि अल्लाह करे कि ये इसी तरह इनकार करें जिस तरह इन्होंने 90 दिन के बाद इलेक्शन से इनकार किया। जिस तरीके से असेंबलियां तोड़ने के बाद उन्होंने इलेक्शन कराने से इनकार किया और उसके लिए लेम एक्सक्यूजेस बनाई कि हमारे पास फंड नहीं है और हमारे पास फलाना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मौजूदा चीफ इलेक्शन के दौर में जी इलेक्शन कमीशन को पैसों की कभी कोई तंगी, तुर्सी, परेशानी नहीं थी। चलिए सर, मैं तो कहता हूं ना सर अभी। अच्छा, आपके सवाल की तरफ जी, आप उस तरफ आ जाइए सर। ये जो मैंने कहा कि अल्लाह करे कि ये ना माने, उस वक्त और खौफ ज्यादा हुआ और उसने अपना फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवाया। ये कैसे हो सकता है? मैं और आप तो ट्रैफिक लाइट अगर वो सुर्ख पे नहीं पीली पे भी क्रॉस करते हैं तो हमें तो 700 रुपए जुर्माना किया जाता है। जिन लोगों ने आईन की लिमिट क्रॉस की उनको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, और वो तमाम करप्ट पॉलिटिशियन जो इलेक्शन से दौड़ रहे थे और इस दौरान मेकिंग और ब्रेकिंग कर रहे थे कि किस तरीके से हम जाली असेंबली बनाएंगे और जाली असेंबली, और फिर उसकी एक डिमांड थी कि जी ना बैलेट पेपर पे निशान होगा बैट का, बाहर होगा। ये दोनों जब जेल में होंगे तब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वो कहते हैं कि सर मैं चाह रहा हूं वो आपकी बात सही। मैं चाह रहा हूं सर इस फैसले पर हम प्रिसाइजली ना कर लें बात, क्योंकि मैं चाह रहा हूं वो तो पुरानी बात है सबको। देखो नहीं, ये जरूरी है ये इसलिए जरूरी है कि देखिए आप जो कुछ करते रहते हैं अल्लाह ताला की जो रस्सी होती है ना वो तो सर अब क्या नोटिस हो सकता है? जबरदस्त हो पाकिस्तान में सबसे पहले जो गैलोस की तरफ बनता जाएगा, जिसको कोई पाकिस्तान के जितने बड़े वकील हैं उनमें से कोई चाहे या ना चाहे और किसी को अरबों रुपए भी दिया है वो इसको डिफेंड भी नहीं कर सकेगा। इस तरह के जराइम ये ना चीफ दुनिया का कोई चीफ उसको नहीं माफ कर सकता। जब आप आईन के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते हैं और कभी इस बहाने और कभी उस बहाने, ये तो यार सोचा भी नहीं जा सकता। मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मैं क्योंकि डिटेल में मुझे आपसे करूंगा इस पे बात। मैं जरा अजहर साहब से भी उनका तज्जिया ले लूं। अजहर साहब, व्हाट डू यू थिंक सर? ये अब तो फैसला आ गया है, इम्प्लीमेंट करवाना है, इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, डायरेक्ट अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है जो कि जाहिर सी बात है मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन उन्होंने ही जारी करना है। व्हाट डू यू थिंक सर, आने वाले हफ्तों के अंदर या दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर जिसकी ताकत है उसी का राज होता है। आप माइट इज राइट का जो एक मुहावरा बना हुआ है, अगर उसे पाकिस्तान पे आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आपको आइडियली वो नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या ये कोई पहला फैसला तो नहीं है जो तनाज़ा का शिकार हुआ है। इससे पहले अगर आप तारीख देखें तो इस तरह के फैसलों से भरी पड़ी है। अगर आप देखें हमारी जो अदली है उसका जो किरदार है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जो फांसी हुई वो बाद में उन्होंने माना कि गलत फांसी हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें अदलिया के जजेस पे जो इल्जामात लगते रहे, जस्टिस कयूम के हवाले से जो ऑडियो लीक्स के मामले आए आप उसको देख लें, वो एक इल्जाम लगा, बाद में वो उसकी केस वापस हुआ। इस तरह अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो शिकायत करते रहे कि मेरे खिलाफ पनामा के जजेस ने गलत किया, बाद में साकिब निसार साहब के हवाले से खबर आई कि उन पर प्रेशर था।
इसी तरह अब इमरान खान साहब पे एक कड़ा वक्त है और अदलिया के हवाले से वो और उनकी जमात इल्जाम लगा रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस है या अदलिया के कुछ लोग हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। तो अदलिया, हमारा मसला ही सबसे बड़ा अदलिया रहा है, अदलिया का किरदार रहा है। अब जो फैसला चंद साल, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले 63A पे पहले एक फैसला दिया गया, फिर इसी को दोबारा बदला गया, अब फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो केस रिव्यू करने लग गया। तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें अदलिया ठीक नहीं मिली। अदलिया में जो मामला चलते हैं, अगर हम जहाँ बरतानिया है ना, बरतानिया में सबसे बड़ा जो इदारा है वो अदलिया का है। आप एक आम आदमी और वजीर आजम बराबर है, उनको जो जज बैठा हुआ है वो एक नजर से देखेगा, वो उनको वही इंसाफ फ्राहम करेगा। वहां पे जो चीफ जस्टिस हैं वो ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं। सर मैं आपसे अगर ये पूछूं सवाल, नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा। तो हमारे यहाँ क्या ऐसा शौक पड़ रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस को हम नहीं लगाना है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अवैस मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, ये हमारी जो जजेस की तकर्री का तरीकाकार है। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा सर सबसे बड़ा मसला बेसिकली अदलिया किरदार। सर देखिए, अदलिया के फैसलों को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन कराना, आपको मैं शेख असगर वेल साहब से बात कर रहा था, मुझे मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जब नवाज शरीफ साहब जलसे के अंदर खड़े होकर बोलते थे कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर क्यों खत नहीं लिख रहे हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, क्यों उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आज उन्हीं की जमात जो है वो फैसलों पर अमल दरामद नहीं करती है। वही जमात जब कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने एक रूलिंग दी, तो यही मोहम्मद जुबैर साहब थे ना जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे, और यही शहबाज गिल साहब थे जो दीवानावार हंस रहे थे बाहर कि चले हमने असेंबली खत्म कर दी, लेकिन वहां से उनको रिलीफ मिला। सर जहां से जिसको रिलीफ मिलता है वो कहते हैं जनाब वाह वाह, अगर जिसको रिलीफ नहीं मिलता है वो कहता है सर किरदार मशकूक है। ये तो सही नहीं है ना। आपको इंग्लैंड की तारीख में ये सब चीजें नहीं मिलती होंगी, फैसला हुआ है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप मेरी इसी बात को तो आप सेकंड कर रहे हैं कि जो अदलिया में कुछ जजेस के हवाले से मामला चलते रहे, हमारी अदलिया का जो किरदार, इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ, कुछ सियासी तौर पे जिसको जो फायदा होता है वो उसके मुताबिक चलता है। अब जो ये फैसला है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से माइट इज राइट वाला मामला चल रहा है। हुकूमत मानने से इनकारी है, इससे पहले भी इलेक्शन का उन्होंने नहीं माना। तो मुल्क जो है, आप अगर ये जजेस एक, अब देखें चीफ जस्टिस एक साइड पे है, 8 जजेस का फैसला है, 3-4 जजेस और साइड पे हैं। तो आज भी आप जो चीफ जस्टिस है वो कह रहे हैं कि जी जो आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। तो अगर हमारा जजेस का, अदलिया का जो मामलात है अगर ठीक होते, जिस तरह के बरतानिया की जुडिशरी है वो किसी का प्रेशर नहीं लेती। अब कई जजेस पे ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो सियासी तौर पे उन्होंने फैसले किए, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे फैसले किए। ये भी इल्जाम लगते थे कि जो पनामा केस के फैसले हैं वो आप पारा से लिख के आए थे, सरीना होटल से लिख के आए थे, कैसे वो जज, उसके बाद जज बशीर है उनके बारे में चीजें आई, उसके बाद अरशद मलिक साहब का इंतकाल हुआ, उनकी वीडियो आई। तो अगर हमारे मुल्क में इंसाफ का एक तराजू हो जाए और तमाम पलड़े बराबर रखे जाएं, वहां पर किसी किस्म की सियासी इंसाफ बेसिकली आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात वही है ना, अगर आपके हक में फैसला आएगा आप कहेंगे जनाब इंसाफ हुआ, आपके अगेंस्ट फैसला आएगा आप कहेंगे जनाब इंसाफ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो इलेक्शंस कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस में अगर एक पार्टी जीत रही है एक हल्के से तो कहते हैं जनाब वहां धांधली नहीं हुई, लेकिन वही पार्टी अगर दूसरे हल्के से हार रही होगी तो कहेगी यहां पर धांधली हुई है। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना सर, हमारे यहाँ तो ये अदलिया के किरदार की बात नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है ना सर। मैं और आप कैसे देखते हैं किरदार को, वो वाला मामला, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है। बात यह कि एक फोरम होता है, एक मुतासरीन जो है इसके इलेक्शन के या किसी भी चीज के, उनका फैसला तो जजेस ने करना है। अगर जजेस पे एतमाद हो दोनों पार्टीज को तो फिर तो बात खत्म हो जाती है। अब मामला यही है कि हमारे यहाँ सियासत इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम कोई भी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान का ख्याल नहीं कर रही। हर शख्स अपने सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान को टर्माइल में रखा गया। मैं सब अक्रॉस दी बोर्ड तमाम जमातों के हवाले से, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान दिन ब दिन जो मामलात हैं वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। अगर हमें पाकिस्तान आगे लेके जाना तो रूल ऑफ लॉ हमें कायम करना है। अगर एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए, या अगर उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन है
उसको उसकी सुना डेट जाना लग जानी चाहिए। चाहिए। मैं इसी में जरा कानूनी पहलू जान लेता हूं, क्योंकि अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में, लेकिन एक कानूनी मामलात में हम लोगों से बेहतर राय रखते हैं, रेलेवेंट शख्सियत हैं। सर, एज अ कानूनदान अगर मैं आपसे सवाल करूं, लेट सपोज अगर हुकूमत कहती है कि जनाब ये फैसला तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी, मैं कहता हूं सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के नहीं, आप एक लॉयर की हैसियत से ये बयान करें कि ये कितना फिर संगीन हुकूमत के लिए हो सकता है, कितना संगीन इलेक्शन कमीशन के लिए हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपसे बात कर रहा हूं। भूल जाइए कि मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। मैं यू आर अ लॉयर फर्स्ट ना, basically- ऑब्वियसली। हाँ, मैं ये अर्ज करने लगूं कि ये ट्राइकोटोमी ऑफ अथॉरिटी है, पावर है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लाजिम है, वो पार्लियामेंट के लिए भी, एग्जेक्टिव हुकूमत के लिए भी, और तमाम अदारे जितने पाकिस्तान में हैं, आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 को सामने रखा, लाजिम है वो इम्प्लीमेंट करें। और नहीं करेंगे तो वो आर्टिकल 204 के तहत वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस किस के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये अर्ज कर रहा हूं कि आप इस वक्त जो पोजीशन है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमीशन ने इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना था डायरेक्टली, उसको फैसिलिटेट किया गया। इसका मतलब है गवर्नमेंट और चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है, दे आर हैंड इन ग्लव। आप देखिए कि उन्होंने एक गैर आईनी तरीके से एक एक्ट पास किया, और वो एक्ट जो है उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है, बिल्कुल आईनी हैसियत नहीं है, इस लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप एक सिंपल लेजिस्लेशन के साथ नलीफाई नहीं कर सकते। आप उसकी बुनियाद के ऊपर पर्सपेक्टिवली तो कानून साजी कर सकते हैं कि आज की तारीख से इंप्लीमेंट होगा। सर अगर लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं, सर अहमद साहब आप क्योंकि कानूनदान है ना, मैं अगर आपसे सवाल करूं, अगर वो कहते हैं कि जनाब देखें हमने तो लेजिस्लेशन कर ली है, हमने तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास करा लिया है, उसमें 66-109 वाले मामले को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो उसका इफेक्ट जो है वो 2017 के बाद से इंप्लीमेंटेशन होगा, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का डिटेल्ड ऑर्डर है। दोनों, मैं अगर सही बोल रहा हूं तो आप मेरी तस्दीक कर दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं, दोनों एक दूसरे से मुतसादुम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत ही कहती है कि जनाब ये तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आ चुका है और ये 2017 से इंप्लीमेंटेशन होगी क्योंकि 66 और 109 भी इस पर डिस्कस हुआ है, तो सर फिर क्या होगा? भाई बात, हाँ, बड़ी सिंपल बात है। सिंपल बात है कि वो उन्होंने बड़ी डिटेल रीजनिंग दी है कि आर्टिकल 51 जो है वो वहां पे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का जिक्र है। वहां पे ये सीटें जो है किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से वो हुकूमती जो कोalition गवर्नमेंट है इनके पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दी जा सकती, एक एस्पेक्ट। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जिन कंडीशंस को सामने रख के उन्होंने ये फैसला किया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि पीटीआई जो है ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसको गलत तरीके से इसका इलेक्शन सिंबल छीना गया और इसको सुप्रीम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत फैसले के जरिए इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी की और इसको इलेक्शन से आउट किया प्रोसेस से। और ये 11 जजेस ने कहा है, 13 जजेस में से 11 जजेस का ये फैसला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो कालादम करार दिया जाता है। अब आप उस फैसले को जो कालादम करार दिया गया, उस फैसले की बुनियाद पे उन्होंने अब डिटेल जजमेंट ये बताई कि क्योंकि ये मैंडेट जो था वो पीटीआई का था, लिहाजा ये सीटें जो हैं ये इनका हक है, इनको मिलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले को आप बाई लेजिस्लेशन, कोई कानून नहीं है, ये गैर आईनी है, ये ऐसा लगता है कि ये इसके मुताबिक अगर ये देखा जाए तो ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक अटेम्प्ट है। तो सर फिर अगर ये मामला इतना सिंपल है, जैसे वो आप जितना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, ये उस तरफ जा रहे हैं। सर मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर ये इतना सिंपल है जितना आप बयान कर रहे हैं, तो सर फिर ये तो इंप्लीमेंटेशन करना क्यों इतना मुश्किल है? ये तो बेनतीजा इनके इजलास खत्म हो रहा है। क्यों नहीं कर रहे इंप्लीमेंटेशन? ये नहीं करना चाह रहे हैं, ये इंप्लीमेंटेशन नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना चाह रहे हैं। ये जो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोड बन रहा है, किस लिए बन रहा है?
ये अगर सुप्रीम अगर कोर्ट के इस पे फिर तौहीन अदालत के नोटिस जारी होते हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन जद में आएगा, हुकूमत जद में आएगी? दोनों आएंगे, क्योंकि ये हैंडिंग लव है, इसलिए सर हुकूमत कैसे सर? उसने रिट्रोस्पेक्टिवली इस जजमेंट को नलीफाई कर दिया और ये उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, इसलिए दोनों इसने उसको फैसिलिटेट किया कि वो ये कह दे कि जी आप तो सुप्रीम कोर्ट का, आप तो उसने पार्लियामेंट ने फैसला दे दिया, मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ये एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में मैं आते आपसे हैं। पूछूं, वजीर आजम के खिलाफ फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और होगा। आप देखिएगा अल्टीमेटली ये मामला वहां तक जाएंगे, वरना ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला जरूर करेंगे। ये देख लीजिएगा मेरी बात, अभी भी आप याद रखिएगा, ये पहले भी ये कर चुके हैं और इन्होंने उसने गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि 97 में नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि मुझे रास्ता बताओ गौहर कोई ऐसा कि मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक रात के लिए जेल में बंद कर दूं। ये तो इंटेंशन है इनकी, ये फाशिस्ट ज़हन के साथ चले, ये काम करने मुझे के सर लिए वाइंड अप भी करना, मैं आखिरी कमेंट जरा मैं अजहर साहब से भी ले लूं। अजहर साहब, अगर लेट्स सी, जी जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मुतनाज़ा फैसला, और इस फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट को ताला लगा के चाबी सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के हाथ में दे देनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप मुल्क चलाएं, क्योंकि आप सुप्रीम है और पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं है किसी किस्म का इसमें अपने हुकूमत करने का, मामलात करने का, कानून साजी का। इन 8 जजों का जो ये फैसला है, इस फैसले में उन्होंने बगैर मांगे हुए एक सियासी जमात को वो सीटें भी दी हैं, वो कानून के मुताबिक नहीं, किसी आइन में वो लिखा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को चाबियां दे के अब डायरेक्ट उनको कहना चाहिए कि आप अपने नुमाइंदे मुंतखब करके आज ये हुकूमत चलाएं। और सबसे बेस्ट हाल ये मसला यही है कि जुल्फकार अली भुट्टो को, शहीद को गलत सजा देने वाले भी जजेस थे। उन जजेस ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया, उसके बाद वो माने, आज मानते हैं कि वो फैसला गलत था और मेरा सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। बाद में जो हुकूमतें भी गिराते रहे, यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस गिराते रहे, बाद में सबूत सामने आते रहे। देखिएगा आने वाले दिनों में ये साबित होगा कि ये इस फैसले में भी सियासी अंसर शामिल था। इससे पहले भी जब बंदयाल साहब के अदालत में पीछे 163A का फैसला आया था पंजाब हुकूमत के हवाले से, उसमें भी सियासी अंसर शामिल था। तो हुकूमत अब लड़ेगी और आखिरी हद तक लड़ेगी, फैसला हो चुका है। हुकूमत को लड़ना चाहिए या फैसले पर इंप्लीमेंट करना चाहिए? आखिरी प्रिसाइजली बताइएगा, फिर मुझे वाइंड अप करना सर। सलमान साहब, पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त सियासी लड़ाई है, रस्साकशी है और जो वो जीतेगा वो जिसके पास इख्तियार ज्यादा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। टाइम की किल्लत है, वरना जरा मजीद डिटेल में बात करते। अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहमद उवैस साहब मौजूद थे, अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।